हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि बाइनरी सर्च हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च नॉर्मल सर्च से कैसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है और मैं इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ये आते हैं डाल रहे हैं। हाँ, चला ले तू भोसड़ी, मत चलाइयो कुछ। हाय एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य। मैं आज की वीडियो में तुम्हें बाइनरी सर्च के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बाइनरी सर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, बाइनरी सर्च नॉर्मल सर्च से कैसे बेटर है। फर्स्ट मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बाइनरी सर्च प्रॉपरली वर्क कैसे करता है। देन हम कोड की तरफ मूव करेंगे और हम फिर कोड की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके पहले हम बाइनरी सर्च समझ लेंगे। देन हम एक कोड का एग्जांपल लेके, जो मैंने लीड कोड पे ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, मैं उसके मीडियम के हेल्प से मैं तुम्हें पूरा बाइनरी सर्च समझाऊंगा। देखो, नॉर्मल सर्च हमारा किसी भी चीज से रिलेटेड सर्च हमारा क्या हेल्प करता है, किसी भी एरे में, जैसे कि मैं पाइथन की हेल्प से बाइनरी सर्च तो मैं समझा रहा हूँ। नॉर्मल सर्च हमारा क्या करता है कि हम अपने एरे के अंदर कुछ भी चीज हमें फाइंड करनी है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास लीनियर सर्च हो गया, और अभी हम बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे करके डिफरेंट मेथड होते हैं। मैं तुम्हें लीनियर सर्च का एग्जांपल लेके बताता हूँ। लीनियर सर्च में एक्चुअली में क्या होता है कि हम फॉर लूप लगा के पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एरे है, मैं उसके अंदर फॉर लूप लगाऊंगा और मैं पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्स करूंगा। पर वो भी मेथड प्रॉपरली वर्क करता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे कोडिंग जर्नी के अंदर। हम मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही डील कर रहे होते हैं। तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनहेंस इंप्रूव करने के लिए हमें बाइनरी सर्च की जरूरत पड़ती है। अब तुम पूछोगे कि क्यों हमें लीनियर सर्च के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम आती है। मान के चलो, एक मैं एज केस बताता हूँ तुम्हें। नॉर्मली हमारी एरे जो है उसके अंदर सेकंड लास्ट एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें पूरे एरे के अंदर फॉर लूप की हेल्प से मूव करना पड़ेगा, जहां के अंदर जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाती है। तो अब हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बीट कैसे कर सकते हैं? तभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी सर्च का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर। बाइनरी सर्च का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बाइनरी सर्च हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेटर कर देता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बेटर कर देता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बाइनरी सर्च का मेन प्रिंसिपल ये है, एरे को हाफ करो, देन एरे को हाफ करो, तब तक हाफ करते रहो जब तक हम उस एरे को पूरा मतलब जस्ट लास्ट तक ना पहुंच जाए हाफ करते करते, या फिर हमारा एलिमेंट उससे पहले मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मान के चलो 4 लेंथ की एरे है, मतलब मान के चलो 8 एरे की लेंथ है। मैं डायरेक्ट 4 पे आया, फिर मैं 2 पे आया, और मेरे 2 के अंदर 2 एलिमेंट बचे, मैं उसके अंदर फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, 8 4 2। 3 ऑपरेशन के अंदर मैंने अपने एलिमेंट को फाइंड कर लिया। ठीक है, और यहीं पे अगर तुम्हें लीनियर सर्च का एग्जांपल देता, तो लीनियर सर्च के अंदर मेरे को, अगर एज केस में जाता, मैं 7th एलिमेंट को अगर फाइंड कर रहा होता तो मेरे को 7 बार अपने लूप को चलाना पड़ता, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाती है। और बाइनरी सर्च के अंदर यही कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, 8 4 2। इस बार बार हम अपने एरे को हाफ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n हो जाती है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ बाइनरी सर्च में कैसे वर्क करूंगा, क्या करूंगा। देखो, ये मेरा लीड कोड का इजी लेवल का एक क्वेश्चन है जो कि बाइनरी सर्च पे प्योरली बेस्ड है। क्वेश्चन की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। Given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists, then return its index, otherwise return -1. You must write an algorithm with time complexity big O of log and run time complexity. देखो, यहाँ पे इसने सीधा हमें मेंशन कर दिया है कि तुम्हें एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n होनी चाहिए। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n होती है। देन मैं एग्जांपल पढ़ता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइनरी सर्च का प्री रिक्विजिट क्या होता है।
ये प्री रिक्विजिट होता है कि बाइनरी सर्च के अंदर हम एरे को पहले से ही शॉर्टेड फॉर्म में रखते हैं, देन अपने एरे पे वर्क करना शुरू करते हैं। बट इन लोगों ने हमें पहले से ही क्या स्टेटमेंट दी है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़े तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर विच इज शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। इन लोगों ने हमें पहले से ही एक एरे प्रोवाइड करी है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल के अंदर सीधा देख सकते हैं, इन्होंने बोला कि हमें 9 फाइंड आउट करना है। इन्हें 9 किस इंडेक्स में मिला? 4 पे। 4 पे क्यों मिला? क्योंकि पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 तुमने 4 पे फाइंड करा। देन नेक्स्ट तुमने टारगेट 2 को फाइंड करा, -1 आया। क्यों? क्योंकि हमारा 2 एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनने हमें ऊपर सीधा दिया हुआ था इफ द एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट इन एरे देन यू हैव टू रिटर्न -1। ओके, तो अब मैं तुम्हें ये हटा देते हैं, ये कमेंटेड कोड हटा देते हैं। इन लोगों ने बैक एंड में क्लास डिफाइन करी हुई है, हमें क्लास से कोई मतलब नहीं है, तुम नॉर्मली डिफाइन फंक्शन करके कर सकते हो। सबसे पहले हमें फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तुम सेल्फ क्या समझते हो? सेल्फ हमारा बस एक मतलब हमें किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो हमें सेल्फ देना पड़ता है, तो इसे तुम ध्यान मत दो। हमें 2 चीजें दे रखी हैं, नम्स दे रखा है, टारगेट दे रखा है। अब हमें नम्स क्या है? नम्स हमारी एरे है, टारगेट द एलिमेंट विच वी हैव टू फाइंड इज टारगेट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमें एरे को हाफ करना है। तो एरे को हाफ करने से पहले वाली अप्रोच हमारी ये है कि मैं सबसे पहले उस एरे का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डिक्लेयर करूंगा, तभी तो मैं हाफ कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं पूरी लेंथ को अगर डिवाइड बाय 2 करूंगा तभी तो मैं उसके मिडिल पे पहुंच पाऊंगा। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, START स्टार्ट। मैं सबसे पहले स्टार्ट को इनिशियलाइज करूंगा 0 से, देन मैं एंड को इनिशियलाइज करूंगा। अब मैं एंड कैसे फाइंड आउट करूंगा? एक बेसिक सी बात है कि हम एंड फाइंड करने के लिए लेंथ यूज करेंगे। लेंथ क्या करता है? हमें एरे की लेंथ दे देता है। एरे की लेंथ की हेल्प से मैं नम्स लिखूंगा, नम्स -1। अब तुम सोच रहे होगे -1 क्यों लिखा? -1 इसलिए लिखा क्योंकि अगर एरे की लेंथ 8 है तो उसका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 7 होगा, तो लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट 7 होगा, इस वजह से मैंने ये करा। और उसके बाद मैं करूंगा एक मिड इंडेक्स नाम से डिफाइन कर देता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। मिड इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये मिड इंडेक्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जब मैं नेक्स्ट कोड लिखूंगा कि क्यों लिखा मैंने। तो मेरी पहली कंडीशन आएगी कि वाइल लिखूंगा मैं, वाइल लिखा मैंने। मैं वाइल लिख के लिखूंगा START इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने ये कंडीशन क्यों डाली? अगर तुम इसी कोड को, जो मैंने तो इसे ऑलरेडी कॉपी पेन पे सॉल्व कर रखा है पहले, तो मेरे को पहले से इसकी अंडरस्टैंडिंग पता है कि भैया स्टार्ट कभी भी एंड को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर तुम इसे कॉपी पेन पे एक बार लेके सॉल्व करोगे तो तुम्हें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी ये बात कि स्टार्ट कभी भी एंड को क्रॉस नहीं कर सकता। स्टार्ट की वैल्यू कभी भी एंड वैल्यू से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है? और हमें वहीं पे, जहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू बड़ी होना शुरू हो जाए, वहीं पे हमें लूप को रोक देना है। इक्वल्स टू हो सकती है, क्या पता लास्ट तक जाते जाते स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट हो जिसके अंदर हमें वैल्यू मिल रही हो, ये चीज पॉसिबल है। तो अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, मेरे को मिड इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने मिड इंडेक्स को पहले से ही ऊपर डिफाइन कर रखा है 0 के साथ। तो मैं मिड इंडेक्स फाइंड आउट करता हूँ। मिड इंडेक्स इज इक्वल्स टू, मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं करूंगा स्टार्ट प्लस एंड और डिवाइड बाय 2। अब मैं नॉर्मल डिवाइड इसलिए नहीं कर सकता, अगर मेरे एरे की लेंथ फिर अगर मैं प्रॉपर्ली 2 से डिवाइड नहीं हुई तो वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और पॉइंट की इंडेक्सिंग, जैसे मान के चलो 7.5 आ गई, 7.5 इंडेक्सिंग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती एरे के अंदर। तो मैंने इसलिए ये वाला ऑपरेटर यूज करा है जिसके अंदर कभी भी वैल्यू पॉइंट के अंदर नहीं जाती। देन अब मैंने मिड इंडेक्स फाइंड करा। अब मैं मिड इंडेक्स तो मैंने फाइंड कर दिया, अब मेरे को मिड नंबर भी तो फाइंड करना होगा कि उस मेरे मिड पे कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है। वो कैसे मैं फाइंड करूंगा? मैं मिड नंबर से मैंने असाइन करा मिड नंबर इज इक्वल्स टू नम्स के अंदर मेरा जो मिड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो मेरे मिड नंबर के अंदर आके स्टोर हो जाए। अब मैं इसको स्टोर कर दूंगा मिड इंडेक्स पे, ठीक है? मैंने ये भी कर दिया।
अब मेरी पहली, मैं कुछ कुछ कंडीशंस चेकआउट करूंगा। मैंने बोला ना मेरे को एरे के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं कुछ कुछ कंडीशन चेक करता हूँ। मैं सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करूंगा, मेरी सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि क्या पता मेरा मिडिल एलिमेंट ही वो हो जिसे मैं फाइंड कर रहा हूँ, मेरा टारगेट ही मेरा मिडिल एलिमेंट हो, मेरे को पहले में ही मिल गया, मेरे को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वहीं से मैं अपनी स्टेटमेंट रिटर्न कर दूंगा। तो अगर मेरा इफ मिड, मेरा जो नंबर है मिड नंबर इक्वल्स टू टारगेट, टारगेट के इक्वल हो गया, तो मेरा सीधा काम है कि मैं रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्ट उसकी इंडेक्सिंग, जो उसका मिड इंडेक्स है, इंडेक्स, मैं उसका इंडेक्सिंग रिटर्न कर दूंगा। चलो मेरे मिडल पे नहीं मिला, अब मैं नेक्स्ट कंडीशन लिखूंगा। अगर मेरा जो मिड नंबर है, मान के चलो मेरा जो मिड नंबर है, मेरा मिड नंबर वो लेस देन मेरा टारगेट हुआ, तो वो मेरा टारगेट से लेस देन हो गया, तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ध्यान से इस बात को समझो। मेरा मिड नंबर मेरे टारगेट से छोटा है, मींस मेरा जो टारगेट है वो मिड नंबर के बाद कहीं आता है, बाद में कहीं आता है, पहले नहीं आता, बाद में आता है। तो इसका मतलब मेरी एरे का जो मिड के बाद वाले एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है उसी के अंदर मेरा टारगेट एग्जिस्ट करता है, इसका सीधा ये मतलब है। तो मैंने क्या बोला था कि मेरे को एरे को हाफ करते हुए चलना है। मैं एरे को हाफ कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट की वैल्यू को चेंज करूंगा। स्टार्ट की वैल्यू कैसे चेंज करूंगा, मैं स्टार्ट इज इक्वल्स टू लिखूंगा मिड इंडेक्स से, मिड इंडेक्स लिखूंगा और उसको +1 कर दूंगा। +1 क्यों करा, मान के चलो मेरा मिड है, मैं मिड तक तो पहले से ही चेक कर चुका था, अब मैं +1 पे जाऊंगा और इतने से एरे के अंदर सर्च करूंगा। मैंने इसे सीधा हाफ कर दिया, मैंने इस वाले को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि मैंने एरे को, मेरे को पहले से ही पता चल गया था मेरा टारगेट मिड इंडेक्स मिड से बड़ा है, तो इसका मतलब वो इतने पार्ट के अंदर ही रहता है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। अब मेरी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, लास्ट कंडीशन बची जिसके अंदर मैं एल्स स्टेटमेंट डाल के एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जब मेरा मिड नंबर मेरे टारगेट से बड़ा हो जाए। मेरा मिड नंबर मेरे टारगेट से बड़ा है, मतलब मेरे टारगेट मिड नंबर से पहले आता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था मैंने अपने एरे को शॉर्ट कर दिया है, मैंने अपने एरे को शॉर्ट कर दिया है इस वजह से। अब मैं अपने एरे को, मैं अब मेरे को क्या चेंज करना है, मेरे को अपने एंड को अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस के अंदर मेरा एंड मेरे को अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अपने मिड से आगे वाले एरे के अंदर सर्च कर रहा हूँ, मतलब मेरे अपने हाफ एरे के अंदर सर्च कर रहा हूँ, क्या मेरा टारगेट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, किसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा वो। तो मैं इसको चेंज करके क्या कर दूंगा, मिड इंडेक्स लिखूंगा, मिड इंडेक्स लिख दिया। अब मेरे को मिड से आगे तक जाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, -1 कर दूंगा। मैंने कर दिया, मैंने तीनों स्टेटमेंट चेक करी, ठीक है, मेरा व्हाइल लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग। जिस केस के अंदर मेरा मिड फाइंड आउट हो जाएगा वैसे ही मेरा इंडेक्सिंग मेरी रिटर्न हो जाएगी। अब मान के चलो मेरा व्हाइल लूप पूरा चल गया, मेरा लूप से मेरा कोड एग्जीक्यूशन बाहर आ गया, तो इसका मतलब मेरा कहीं पे भी वो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, मेरा नंबर नहीं मिला। तो जैसे ही लूप से बाहर आ जाए भाई आप -1 रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि मेरा कहीं पे भी टारगेट मेरे एरे के अंदर फाइंड आउट नहीं हुआ। अब तुम सोचो कि मैंने इतनी सारी बातें लिख दी, तुम एक बार इसके कॉपी पेन पे लेके एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि तुम्हें एक बार में ये चीज थोड़ी मतलब तुम्हारे दिमाग में हिट नहीं करेगी। थोड़ा सा तुम अगर इसे कॉपी पेन में लेके देखो, कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोडिंग की बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिस, अगर तुम्हें कोड नहीं आ रहा, पेन कॉपी लो, इसे सॉल्व करो अपने पेन कॉपी पे, और तुम इसे खुद से जब ड्राई रन करोगे ना, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि ये प्रॉपरली वर्क कैसे कर रहा है पूरा कोड, देन ही तुम इसे अच्छे से समझ पाओगे। वरना मैंने पूरा कोड एग्जीक्यूशन बता दिया, मैंने बाइनरी सर्च का इंपॉर्टेंस बता दिया, अगर तुम इसे कॉपी पेन पे लेके सॉल्व करोगे तुम इसे प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। अब हम इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं एरर आ रही है। चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये रन हो गया प्रॉपरली। अब मैं इसको सबमिट करूंगा, प्रॉपरली कोड सबमिट हो गया और हमने 51% यूजर को बीट कर दिया। एक्चुअल में हमने 51% यूजर को बीट नहीं करा, हमने
ऑलमोस्ट 90% यूजर को बीट कर दिया। बट लीड कोड में ये होता है कि कुछ कुछ चीजें अगर हम एक्स्ट्रा डिफाइन कर देते हैं तो यूजर का वो चेंज हो जाता है, मतलब रैंकिंग चेंज हो जाती है। तो अगर मैं बेस्ट यूजर का भी अगर आंसर देखो तो वो कहीं ना कहीं मेरे तरीके से ही वर्क कर रहा है। अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे भी देखो, उसने वाइल लूप लगाया है, लो हाई से करा है, सेम कोड है बट रैंकिंग डिफरेंशिएट करके। तो ओके टाटा बाय बाय, मैंने